सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं में अर्थशास्त्र पढ़ाने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है। वैसे तो अर्थशास्त्र का उद्गम पौराणिक ग्रंथों से माना जाता है, जो हमारी धार्मिक ग्रंथें हैं। स्मृति पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में राजाओं ने, महाराजाओं ने अर्थशास्त्र का प्रयोग राजनीति में, शासन सत्ता को चलाने में, प्रजा के हित के लिए, जनता के लिए, समाज के कल्याण के लिए अर्थशास्त्र का प्रयोग किया है। प्राचीन समय में राजाओं ने, धर्माचार्यों ने जाति का, समाज का, प्रजा का विभाजन भी कार्य के आधार पर किया है, जिसको हम वर्णाश्रम के नाम से जानते हैं। स्मृति पुराण में कहा गया है कि समाज को कार्य के आधार पर बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जाति का विभाजन किया है। वास्तव में वो जाति का विभाजन नहीं था, वो कार्य के आधार पर, कार्य करने के आधार पर लोगों का बंटवारा किया था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ब्राह्मण का काम करेंगे, लोगों को सुझाव देंगे, नीतियाँ बनाएंगे और युद्ध में निपुण होने के कारण युद्ध को जीतने के लिए उन्होंने क्षत्रियों को लड़ने का कार्य दिया और जनता के हित के लिए, भरण पोषण के लिए, व्यापार के लिए, खाद्यान्न की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वैश्य का बंटवारा किया और कार्य को करने के लिए शूद्र नाम दिया। जो लोग उस समय खेती बाड़ी में या जो भी काम करते थे, उस समय जो भी कार्य हुआ करते थे, तो उसका नाम शूद्र दिया। तो ऐसा माना जाता है कि अर्थशास्त्र का उद्गम प्राचीन काल में हो चुका था। लेकिन हमारे देश के और विदेश के विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने मत दिए हैं, अपने अपने सुझाव दिए हैं, अपनी एक परिकल्पना करी है अपने देश को अच्छा बनाने के लिए, अपने देश को समृद्धशाली बनाने के लिए। उनकी एक परिकल्पना थी। जैसे हमारे देश के कुछ अर्थशास्त्री हैं, स्वामी विवेकानंद हों या पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या महात्मा गांधी हों, उनके भी अर्थशास्त्री के नाते एक ऐसे विचार थे कि हमारा भारत कैसा हो, हमारे देश का ग्रामीण विकास कैसा हो, हमारे देश की सड़कें कैसी हों, हमारे देश के शहर कैसे हों। तो कुल मिलाकर किसी देश को समृद्धशाली बनाने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, वो अर्थशास्त्र की ही देन है। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा एडम स्मिथ के शब्दों में, एडम स्मिथ के शब्दों में अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यह राष्ट्रों की संपत्ति के स्वरूप एवं कारणों का अध्ययन करता है। परिभाषा से समझ में आता है कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है, मतलब धन को प्रथम स्थान दिया है। और धन को प्रथम स्थान इसलिए दिया है क्योंकि हमारे पास पैसे होंगे, धन होगा, तो हम व्यापार व्यवसाय चला सकते हैं, उपयोग करने वाली उपयोगी वस्तुएं खरीद सकते हैं, इसलिए धन को प्रधान माना है। अर्थशास्त्र के विभाग, इसके बाद जो अर्थशास्त्र का कार्य होता है समाज के हित के लिए, तो
इसके कुछ विभाग हैं। विभाग में पहला विभाग है उपभोग। उपभोग में हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं। भोजन का उपभोग हो या वस्तुओं का उपभोग हो या कपड़े पहनना भी एक उपभोग है, शिक्षा ग्रहण करना भी एक उपभोग है। तो उपभोग एक विभाग हो गया है। इसके बाद में है उत्पादन या उत्पत्ति। उत्पादन या उत्पत्ति, जब हम उपभोग करेंगे, वो चाहे खाने पीने की वस्तुएं हों या हमारे दूसरी तरह की वस्तुएं हों, जैसे कार लेना, ये भी एक उपभोग है। अच्छे कपड़े खरीदना, ये भी उपभोग है। घर बनाना भी एक उपभोग है। तो यहाँ पर जब वस्तुओं की ज़रूरत होगी तो उत्पादन की भी ज़रूरत होगी, उत्पत्ति की भी ज़रूरत होगी। कृषि में अनाज उत्पादन करना भी एक उत्पादन है या उत्पत्ति है, क्योंकि जब अनाज नहीं होगा तो हम भोजन कहाँ से करेंगे? भोजन करना ही तो उपभोग है। फिर पॉइंट्स है विनिमय। मनुष्य को विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है, तब हमें विनिमय की ज़रूरत होती है। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। राम के पास में मान लीजिए चावल है और श्याम के पास में गेहूं है। राम को गेहूं चाहिए, श्याम को चावल चाहिए, तभी दोनों में विनिमय हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है, कोई वस्तु महंगी होती है, कोई वस्तु सस्ती होती है, तो दोनों के बीच में विनिमय कैसे हो? महंगी चीज़ के बदले में हमें सस्ती चीज़ें ज़्यादा देनी पड़ती हैं। एक ये कठिनाई होती है। विनिमय में दोहरे संयोग का अभाव भी रहता है। दोहरे संयोग का अभाव मतलब जो हमको चीज़ चाहिए और जो सामने वाले को चीज़ चाहिए, हमारे पास वो चीज़ हो जो हम उसको दे सकें और उसके पास वो चीज़ हो जो हमें मिल सके, जो हमको चाहिए। तो दोनों में संयोग होना जरूरी है, तभी विनिमय हो सकेगा। तो प्राचीन काल में विनिमय में बहुत कठिनाई होती थी, इसीलिए अभी जो विनिमय होता है धन के द्वारा होता है, रुपए के द्वारा होता है, पैसे के द्वारा होता है। विभिन्न देशों की अपनी अपनी मुद्राएं हैं और उसी मुद्रा में हम विनिमय करते हैं, हस्तांतरण करते हैं। अभी विनिमय को सुगम व सरल बनाया गया है। धन के द्वारा विनिमय करना, रुपए के द्वारा विनिमय करना। फिर पॉइंट है वितरण। बच्चों, वितरण में बांटने का कार्य किया जाता है। जो हमारी सरकारें होती हैं, केंद्रीय सरकारें जो योजनाएं लेकर आती हैं और जो जनता को योजनाएं प्रदान करती हैं, उनका वितरण क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है, इसको और अच्छा बनाना। वितरण में कुल मिलाकर बांटने का काम किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर पॉइंट है राजस्व। राजस्व किसी भी देश की एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। यहाँ पर सरकारों के पास टैक्स के रूप में पैसा आता है और वो पैसा योजनाओं में लगाया जाता है। उसके बाद जो पैसा बचा हुआ रहता है वो खजाने में रहता है, तो इसको राजस्व कहते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति। अब हम जानेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति। प्रकृति मतलब उसका नेचर, उसका स्वभाव। अर्थशास्त्र के बारे में कहा गया है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में है। अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में कैसे है? जैसे हम भौतिक चीज़ें या साइंस विज्ञान की चीज़ों को जानते समझते हैं, वहाँ पर नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, तभी साइंस लागू होती है। ऐसे ही अर्थशास्त्र में भी कुछ नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। उन नियमों सिद्धांतों के अनुसार कार्य होते हैं, सर्वे कार्य हो या गणना कार्य हो या
क्रियान्वयन हो जनता के हित के लिए, तो उसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। और दूसरा स्वभाव या नेचर है, प्रकृति है अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र कला के रूप में। कहते हैं कोई भी कार्य हम कितने अच्छे से करते हैं वही कला है। किसी भी चीज़ में करने के लिए कला ही लागू होती है। कला मतलब किसी कार्य को हम कितने अच्छे ढंग से कर पाते हैं, रचनात्मक तरीके से, सृजनात्मक तरीके से, सुंदर ढंग से कोई कार्य बहुत ही निपुणता के साथ करना कला कहलाता है। ऐसे ही अर्थशास्त्र के जो कार्य हैं, कितने अच्छे से कोई सरकारें या किसी देश का प्रधानमंत्री कितने अच्छे से वह कार्य कर पाता है, ये कला है। फिर पॉइंट है व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। इसके पहले हम जानेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र का जो कार्य शुरू होता है, प्रारंभ होता है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही शुरू होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक फर्म, एक व्यक्ति, एक उद्योग या एक इकाई का अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि एक एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। जब एक एक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि समग्र का अध्ययन हो जाता है। तो एक इकाई का अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। मतलब अगर हम जानें कि एक व्यक्ति की आय कितनी है, एक व्यक्ति, किसी गांव में एक व्यक्ति जो रोजगार करता है उसकी आय कितनी है, फिर गांव के सभी व्यक्तियों को जानें कि सभी व्यक्तियों की आय कितनी है, तो जब हम एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे, एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे, तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। जैसे एक ज़िले में कुछ फैक्ट्री कारखाने हैं, तो अगर हम एक फैक्ट्री कारखाने के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि वहाँ पर क्या उत्पादन हो रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, कितने मजदूर रखे गए हैं, तो वह भी क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है। अब हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता जैसा अभी परिभाषा में बताया, उसके अनुसार व्यक्तिगत एक इकाई का अध्ययन करना या किसी पर्सनल व्यक्ति का अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र है। छोटे छोटे चर, छोटे छोटे चरों में अध्ययन करना या जानकारी प्राप्त करना व्यष्टि अर्थशास्त्र है। छोटे छोटे चर कैसे? जैसे मान लो हम जनसंख्या की गणना का कार्य करते हैं तो छोटे छोटे चर बनाने पड़ते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो अपने क्षेत्र के रहते हैं उनको काम दिया जाता है। कुछ स्कूलों को विकास खंड के हिसाब से कार्य दिया जाता है। नगर निगम वार्ड के हिसाब से काम दिया जाता है। छोटे छोटे भागों में बांट करके काम करवाया जाता है। तो ये भी एक व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग है, छोटे छोटे चरों में अध्ययन करना। कीमत सिद्धांत, जहाँ पर वस्तुएं बनती हैं और हम जानें कि एक वस्तु बनकर कितने में तैयार हो रही है, तो क्या है वो कीमत सिद्धांत है। या कृषि में हम एक किसान के यहाँ जानें कि वह अपनी खेती पर कितना उत्पादन कर रहा है या एक एकड़ में कितना गेहूँ उत्पादन हो रहा है। तो जितना एक एकड़ में उत्पादन होगा, लगभग उस गांव के सभी खेतों में सभी के एक एक एकड़ में एवरेज निकलेगा। किसी में थोड़ा कम निकलेगा, किसी में ज़्यादा निकलेगा। और कीमत सिद्धांत का एक ये भी नियम है कि जब वस्तु बाजार में बिकने के लिए जाती है, अलग अलग लोग लेकर जाते हैं अलग अलग इकाइयों में, तो वहाँ पर क्रेता और विक्रेता होते हैं। क्रेता और विक्रेता के बीच में प्रतियोगिता होती है
कभी वस्तुएं ज़्यादा होती हैं, मतलब माल बेचने वाले जो रहते हैं वो वस्तुएं ज़्यादा रखते हैं, खरीदने वाले कम लोग आते हैं, क्रेता कम रहते हैं। कभी ऐसी स्थिति होती है कि बेचने वालों के पास वस्तुएं कम रहती हैं और ख़रीदने वाले ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कीमत कम ज़्यादा होती है। अगर बेचने के लिए वस्तुएं कम हैं, खरीदने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो स्वाभाविक बात है कि वस्तु महंगी होके ही बिकेगी। विक्रेता लोग देखेंगे ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं तो वस्तु की कीमत बढ़ा देंगे। लेकिन अगर वस्तुएं बहुत ढेर सारी हों, 1000 वस्तुएं हैं बेचने के लिए और ख़रीदने वाले 100 लोग आते हैं, तो फिर क्या होगा, विक्रेता वस्तु की कीमत घटा देगा। तो यहाँ पर कीमत सिद्धांत भी निकलता है। और अगर ऐसी कंडीशन है कि क्रेता और विक्रेता समान हो, जितनी वस्तुएं बेचने के लिए हैं उतने ही लोग खरीदने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर वस्तु का मूल्य निर्धारित हो जाता है। उसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता की संख्या असमान रहती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता की संख्या समान रहती है। यहाँ पर वस्तु की कीमत निर्धारित हो जाती है। फिर है रोजगार सिद्धांत। रोजगार सिद्धांत एक एक व्यक्ति के रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनको कितनी आय प्राप्त हो रही है ये जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर हम अपने देश के सभी व्यक्तियों के रोजगार की जानकारी और उनको प्राप्त होने वाले आय की जानकारी हम प्राप्त करें, तो जब पूरे देश की जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो वह हो जाएगा राष्ट्रीय आय। बच्चों, सभी व्यक्तियों के आय की जानकारी प्राप्त करना बन जाता है हमारे देश की राष्ट्रीय आय। अब हम पढ़ेंगे आगे समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम जानेंगे समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। जैसा कि अभी व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे, एक एक इकाई का अध्ययन करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, और जब एक एक इकाइयों का अध्ययन करते करते हम समग्र का संपूर्ण का अध्ययन कर लेते हैं तो वह बन जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा प्रोफेसर शुल्य के शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। ऐसा माना जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा संपूर्ण विश्व, संपूर्ण देश या समग्र का अध्ययन करना होता है। इसी के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जब हमारे देश के सभी नागरिकों की आय का पता चल जाता है, उनकी संपत्तियों से आय, उनकी मजदूरियों से आय, उनके रोजगार से आय, समस्त आय को जब हम मिला लेते हैं और उसमें से व्यय को माइनस कर देते हैं तो पता चलता है राष्ट्रीय आय का, हमारे देश की राष्ट्रीय आय कितनी है। और किसी देश की राष्ट्रीय आय में यदि हम वहाँ की जनसंख्या का भाग दे दें तो पता चलता है प्रति व्यक्ति आय कितनी है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में 130 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है और हमें पता चल जाए कि हमारे देश की संपूर्ण नागरिकों की संपूर्ण स्रोतों से आय कितनी है और उसमें हम जनसंख्या का भाग दे दें तो पता चलेगा कि एक व्यक्ति की आय कितनी है, मतलब प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अब हम जानेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। परिभाषा के अनुसार विशेषताएं संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। जो अर्थव्यवस्था होती है किसी भी देश की, संपूर्ण अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में ही किया जाता है। व्यापक दृष्टिकोण, इसका पैमाना बड़ा होता है क्योंकि समग्र का अध्ययन होता है तो ये व्यापक दृष्टिकोण से होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का पूरक, ऐसा माना जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के बिना समष्टि अर्थशास्त्र अधूरा है। समष्टि अर्थशास्त्र पर व्यष्टि अर्थशास्त्र निर्भर नहीं है, लेकिन
व्यष्टि अर्थशास्त्र पर समष्टि अर्थशास्त्र निर्भर है। जैसे कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, वैसे बिना व्यष्टि के समष्टि का अध्ययन नहीं हो सकता है। जिस प्रकार हम चाय बनाते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, ये उसकी पूरक होती हैं। बिना चाय पत्ती के चाय नहीं बन सकती है, या बिना चीनी के चाय नहीं बन सकती है। वैसे ही बिना व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र पर समष्टि अर्थशास्त्र निर्भर है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। अब हम जानेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। तो समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व में पहला महत्व है आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। किसी देश को समृद्धशाली बनाने के लिए, योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र सहायक होता है। बिना समष्टि अर्थशास्त्र के हम देश की नीतियां नहीं बना सकते। यह नीतियां जैसे बेरोजगारी पर काम करना, या किसी देश की कृषि को अच्छा बनाने के लिए कृषि का विकास करना, या फैक्ट्री कारखाने उनका पुनर्निर्माण करना, उनको बढ़ावा देना, उदारीकरण करना, ये सब काम समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व में आते हैं। आर्थिक नीति के निर्धारण में समष्टि अर्थशास्त्र का विशेष योगदान होता है। फिर पॉइंट है अर्थव्यवस्था की प्रणाली को समझने में सहायक। जब हम अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, तब प्रणाली समझ में आती है कि हम कहाँ पर क्या कार्य कर सकते हैं, हमारे संसाधन क्या हैं, प्रकृति दत्त संसाधन हमारे यहाँ कैसे हैं, हमारे यहाँ भूमि कैसी है, हमारे यहाँ खनिज पदार्थ क्या क्या हैं, हमारे यहाँ पूंजीपति लोग हैं, किस चीज़ का हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था की प्रणाली को समझने में भी समष्टि अर्थशास्त्र का विशेष योगदान रहता है। आर्थिक नियोजन में सहायक। आर्थिक नियोजन वह होता है जो केंद्रीय सरकारों द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में 5 साल का जो कार्यकाल होता है, उस 5 साल के कार्यकाल में कोई भी केंद्र सरकारें जब भी चुनकर आती हैं, या वर्तमान में जो सरकारें होती हैं वो 5-5 साल का अपना कार्यकाल बनाती हैं, योजनाएं बनाती हैं। उस देश को जिस क्षेत्र में ज़रूरत होती है उस क्षेत्र में वो काम करते हैं। मान लीजिए शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है तो शिक्षा के लिए बढ़ावा देंगे, शिक्षा के लिए नीतियाँ बनाएंगे, नई शिक्षा नीति लाएंगे, नया पाठ्यक्रम लागू करेंगे, उसमें जो भी सुधार करना है वो करेंगे जिससे शिक्षा का विकास हो सके। तो आर्थिक नियोजन में समष्टि अर्थशास्त्र ही सहायक होता है। जब योजनाएं बनाई जाती हैं तो किसी एक क्षेत्र के लिए ही नहीं बनाई जाती, योजनाएं विभिन्न क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सरकारें बनाती हैं। अगर बाल मजदूरी को हटाना है तो बाल मजदूरी के लिए काम करेंगे, महिलाओं की समस्याओं के लिए कार्य करना है तो उसके लिए कार्य करेंगे, उद्योगों को बढ़ाना है या नए निर्माण करना है, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देना है तो उसके लिए कार्य करेंगे, कृषि का विकास करना है तो उसके लिए विकास करेंगे। तो आर्थिक नियोजन में समष्टि अर्थशास्त्र का विशेष महत्व है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक। समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र से बनता है। तो जब हम समष्टि पर पहुंचते हैं तो समष्टि में एक विश्लेषण निकाला जाता है, सारांशीकरण होता है वहाँ पर,
एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि नीचे की स्थिति कैसी है, व्यष्टि को देखा जाता है और फिर उसमें सुधार किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में भी समष्टि अर्थशास्त्र सहायक होता है। अब हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। किसी देश की अर्थव्यवस्था हम उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं वहाँ के संसाधनों को देख करके, वहाँ के पूंजीपति लोगों को देख करके, वहाँ के उद्योग धंधों को देख करके, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को देख करके। किसी देश की अर्थव्यवस्था उस देश के खनिज संपदा, कृषि, प्रकृतिदत्त पदार्थ और उद्योग और पूंजीपति लोग, उनके आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था निकल कर आती है कि अर्थव्यवस्था कैसी है, और वो लोग उसी अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाकर उन्हीं में विकास कार्य करके अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा बना लेते हैं, जिसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार जानेंगे हम। अर्थव्यवस्था के प्रकारों में पहला प्रकार आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसा माना जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रारंभ इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ है। ऐसा माना जाता है 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जो स्थितियां थी कुछ इस प्रकार थी। वहाँ पर पूंजीपति लोग थे जो स्वयं का कुटीर उद्योग या बड़े उद्योग कर रहे थे, उनके पास पूंजी थी, संसाधन थे। तो इंग्लैंड की सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने उन्हीं को प्रोत्साहन दिया, उनको प्रोत्साहित किया, उसको बढ़ाया। जो निजी लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे, उनके उद्योग धंधों को और बढ़ाया, उनकी मदद की। सरकार ने अपने नियंत्रण में कुछ नहीं लिया, निजी हाथों पर छोड़ दिया, निजी हाथों में, क्योंकि वहाँ पर सब लोग समृद्धशाली थे, प्राकृतिक संसाधन भी अच्छे थे, पूंजीपति लोग अपना स्वयं का बिजनेस कर रहे थे, निजी संसाधन उनके पास में अच्छे थे। तो सरकार ने उन्हीं को विकसित किया और आज इंग्लैंड विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो ऐसा माना जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर निजी लोगों के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया जाता है और सरकारें उनका सहयोग करती हैं, मदद करती हैं, उसी को अच्छा बनाते हैं, तो उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाती है। फिर पॉइंट है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का एक प्रकार है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसा माना जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रारंभ रूस से हुआ है। ऐसा माना जाता है 16वीं शताब्दी में रूस की स्थितियाँ कुछ इस प्रकार थी। रूस में सब कुछ सरकार के नियंत्रण में था। सरकार ने देखा कि हम अपने नियंत्रण में लेके सब कार्य करवा सकते हैं, तो वहाँ की सरकारों ने सब कुछ अपने हाथों में लिया, अपने नियंत्रण में लिया, लोगों से रोजगार करवाया, लोगों से कृषि करवाई। वहाँ की सरकार ने औद्योगिकरण किया तो खुद का किया, सरकारी उद्योग धंधे डाले और उन पर ही उन्होंने विकास कार्य प्रारंभ किया। और ऐसे देश भी विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता थी? यहाँ पर सरकार अपने नियंत्रण में कुछ भी नहीं लेती है, सब पूंजीपति लोगों के नियंत्रण में छोड़ देती है। हम इसको निजीकरण को प्रोत्साहन भी बोल सकते हैं, निजीकरण को बढ़ावा देना। फिर पॉइंट है अर्थव्यवस्था का एक प्रकार है
मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था